नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। इस समय देश में एक संघर्ष चल रहा है दो राजनीतिक रणनीतियों के बीच में। एक रणनीति है जिसकी कोशिश ये है, पूरी ताकत लगाकर कोशिश है कि किसी तरह से सिर्फ और सिर्फ जाति को वोट का या राजनीति का या चुनाव का आधार बना दिया जाए और इससे समाज को तोड़ा जाए और अल्टीमेटली देश को तोड़ने का रास्ता प्रशस्त किया जाए। दूसरी रणनीति है कि जाति को चुनावी दृष्टि से अप्रासंगिक बना दिया जाए। उसका चुनाव की दृष्टि से महत्व खत्म तो नहीं हो सकता, महत्व जितना कम किया जा सके उतना कम किया जाए। और दूसरी कोशिश है कि समाज को जोड़ा जाए और देश को आगे बढ़ाने में, देश की उन्नति में, प्रगति में सबकी भूमिका बराबर की हो, सबको साथ लेकर चला जाए। ये संघर्ष चल रहा है। विपक्ष जो है समाज को तोड़ने, फिर अल्टीमेटली देश को तोड़ने से भी उसको कोई परहेज नहीं है। तो जाति का मुद्दा इसीलिए बार बार खड़ा किया जा रहा है, खड़ा करने की कोशिश हो रही है विपक्ष की ओर से। जाति की गिनती का सवाल, जाति के बारे में अपने यहाँ कहा जाता है कि जाति जो है वो जाति नहीं है, और ये बात सही है। और जाति का सीधा संबंध सनातन धर्म से है, हिंदू धर्म से है। ये कोई बहुत पुरानी अवधारणा नहीं है, लेकिन इसको पेश इस तरह से किया जाता है जैसे हजारों साल से, जब से सनातन धर्म बना तब से जाति व्यवस्था है। खैर, उस विषय पर अभी बात नहीं करेंगे, किसी और दिन उस पर बात कर सकते हैं। अभी चुनावी दृष्टि से राजनीति को जो केंद्र में लाने की कोशिश हो रही है, जाति की गणना, रिप्रेजेंटेशन, तमाम तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि इस अधिकारियों में कितने इस जाति के हैं, खिलाड़ियों में कितने हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस में कितने हैं इस जाति के या उस जाति के। ये सब गिनती का काम आजकल चल रहा है। ये वो लोग चला रहे हैं जो सबसे ज़्यादा समय तक इस देश में सत्ता में रहे। अगर वो ये करना चाहते थे तो उनके पास मौका था, जब मौका था नहीं किया। अब वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिससे वो अपना रास्ता बना सके, यानी समाज को तोड़कर। उनको एक बात समझ में आ गई है कि जब तक हिंदू जुड़ा रहेगा तब तक उनके लिए रास्ता, यानी सत्ता का रास्ता संभव नहीं, कठिन है, लगभग असंभव जैसा है। तो वो हिंदू समाज को तोड़ना चाहते हैं। और ये साजिश कोई देश में नहीं चल रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है कि हिंदू समाज को तोड़ा जाए। अभी जो कोशिश हो रही है वो किसी भी तरह से, अब देखिए, जाति की बात हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में ही होती थी। अब इसको लेकर जा रहे हैं इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में। इस्लाम में जाति खोज ली गई है, अब क्रिश्चियनिटी में जाति खोजने की कोशिश हो रही है। ये जाति का जो विमर्श है, जाति की अस्मिता की जो राजनीति है, उसको और तेज करने और बढ़ाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि उनको लगता है कि इसी के जरिए हम सत्ता में वापस आ सकते हैं, हमको सत्ता मिल सकती है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन दोनों की जो कोशिश है कि जाति को चुनावी दृष्टि से अप्रासंगिक बना दिया जाए। और उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो दो चीज़ों की है। एक, सरकार की योजनाओं का। 11 साल में सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है केंद्र सरकार ने बनाई, और जिसको राज्य सरकारें लागू कर रही हैं, उनमें कहीं भी किसी भी राज्य सरकार, जो भाजपा शासित राज्य हैं, कोई भी आरोप नहीं लगा सकता कि उसको जो लाभ मिलना था वो उसकी जाति के कारण नहीं मिला या उसके मजहब के कारण नहीं मिला। तो इस तरह का न्याय, इस तरह का न्यायोचित बंटवारा, इस तरह की न्यायोचित योजना इससे पहले कभी नहीं बनी थी कि जहां जाति और मजहब के आधार पर कोई भेदभाव ही ना हो। उससे क्या हो रहा है कि जातीय अस्मिता वो कमज़ोर हो रही है, जाति की पहचान कमज़ोर हो रही है, और ये विपक्ष के लिए अपने अस्तित्व का खतरा इससे नज़र आ रहा है। तो वो जानबूझकर और ज़्यादा इसको उभारने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भविष्य की राजनीति का रास्ता बना रहे हैं कि भविष्य में राजनीति कैसी हो। भविष्य की राजनीति सिर्फ कल्याणकारी हो, यानी आम लोगों के कल्याण की बात करें। उनकी जाति के आधार पर, उनके मजहब के आधार पर सरकार कोई कार्यक्रम न बनाए और सरकार का कोई कार्यक्रम न चले।
अब विपक्ष की समस्या यह है कि इस राजनीतिक रणनीति का उनके पास कोई जवाब नहीं है और जवाब देने की उनके पास कोई तैयारी नहीं है। लेकिन जाति को चुनावी दृष्टि से अप्रासंगिक बनाने के प्रयास में ये दोनों नेता देश के इस बात को नहीं भूले हैं कि इस देश की मूल संस्कृति, मूल पहचान जो है वो सनातन है, सनातन संस्कृति है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण आप याद कीजिए कि डीकोलोनाइजेशन की जो उन्होंने बात की, उपनिवेशवाद की मानसिकता से निकलने की बात की है। योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की बात की और दोनों नेता केवल बात नहीं कर रहे हैं, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से और अपनी सरकारों के काम से इसको जमीन पर उतार कर दिखा रहे हैं कि कैसे किया जा सकता है, कैसे किया जाना चाहिए। जो कुछ संभल में हुआ है, जो कुछ बरेली में हुआ है, वो इस बात को इंगित करता है, इस बात को का संदेश देता है, बल्कि इस बात की घोषणा करता है कि ये ऐसा मुद्दा है जिस पर हम समझौता करने को तैयार नहीं हैं। सनातन पर हमले को हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। सनातन की पुनर्स्थापना के लिए हम 2 कदम आगे जाने को और ज़्यादा आगे जाने को तैयार हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात कीजिए आप, या फिर काशी तमिल संगमम की बात कीजिए। उसके अलावा जो विंध्यवासिनी कॉरिडोर बन रहा है, महाकाल का कॉरिडोर बना है, ये सब जितने काम हो रहे हैं, आपको उनमें एक उसका केंद्र जो दिखाई देगा वो सनातन की पुनर्स्थापना का, कि जो हमारा है वो हमको मिलना चाहिए। इसका सीधा संदेश है कि जो हमारा है हम उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमको वो रजामंदी से मिले बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अदालत के रास्ते से मिले। अदालत के रास्ते में तमाम तरह की बाधाएं खड़ी की गई हैं। उसमें सबसे बड़ी बाधा जो है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। उसके अलावा बहुत सारे कानून हैं जिनसे इस देश की संस्कृति को दबाने, छिपाने और नष्ट करने की कोशिश हो रही है। ये दोनों नेता इस बात की बार बार जो है घोषणा कर रहे हैं कि ये हम होने नहीं देंगे। तो वो समय के चक्र को उल्टा घुमाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ हद तक उनको सफलता मिली है। मैं ये नहीं कह सकता कि पूरी तरह से सफल हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, अब कुछ होना बाकी नहीं है। क्योंकि कुछ लोग बहुत जल्दी में उनको लगता है कि जादू की छड़ी घूमे और सब बदल जाए। ऐसा होता नहीं है और ऐसा होगा भी नहीं। इस तरह के परिवर्तन में समय लगता है, वो धीरे धीरे होता है। पहली बात तो ये है कि आप फर्क महसूस कीजिए कि 2014 से पहले क्या स्थिति थी और आज क्या है। सनातन धर्म को मानने वाले आज जिस तरह से बोल पा रहे हैं, क्या 2014 से पहले बोलने की स्थिति में भी थे? बिल्कुल नहीं थे। तो आज हम अपनी बात कहने की स्थिति में हैं, आज अपना हक मांगने की स्थिति में हैं, आज हम डटकर खड़े होने की स्थिति में हैं। जो कुछ बरेली में हुआ वो संदेश है उन उपद्रवी तत्वों के लिए कि सड़क पर आकर फैसला नहीं कर सकते तुम। न्याय कानून से हो चलेगा, कानून के रास्ते से ही समस्याओं का हल होगा, सड़क पर फैसला नहीं होगा। और सड़क पर जो उतरेगा उसका क्या हाल होगा ये बरेली के लोगों ने और उसके जरिए जो है पूरे देश के लोगों ने देखा। जिस तरह से संभल में पूरी सनातन संस्कृति को, सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रयास हुआ, उसकी पुनर्स्थापना का जो अभियान चल रहा है, उससे पता चल रहा है कि भारत जाग रहा है, भारत को जगाने का प्रयास हो रहा है। ये 2 नेता मैं कहूँगा ऐसे हैं, इसमें एक नाम मैं अमित शाह का भी जोड़ूंगा, जो हिंदू होने पर जिनको शर्म नहीं है। ये एपोलोजेटिक हिंदू नहीं है कि हैं तो हिंदू, जन्म से हिंदू हैं, आचरण से भी हिंदू हैं, लेकिन अपने को हिंदू बोलने में, कहने में थोड़ी शर्म महसूस करते हैं, अपने को कमतर महसूस करते हैं। एक हीन भावना से ग्रस्त हिंदू समाज का एक जो बड़ा वर्ग है, वो हिंदू समाज के लिए सबसे बड़ी बाधा है, सबसे बड़ी कठिनाई है। वो उस मानसिकता से निकले, इसका प्रयास लगातार 11 साल से हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सनातन के पुनरुत्थान के यज्ञ में जुटे हैं। यहाँ सनातन है, यहाँ राष्ट्रवाद है, लेकिन यहाँ जाति नहीं है। ऐसा नहीं है, फिर कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि जाति खत्म हो गई, ऐसा नहीं है।
क्या जाति ही एकमात्र हमारी पहचान हो, समाज के रूप में, राष्ट्र के रूप में? इसी को बदलने की कोशिश हो रही है कि हमारी पहचान हमारी संस्कृति है जो हजारों साल पुरानी है। जब जाति नाम की चीज नहीं थी, उससे कई हजार साल पहले से हमारी संस्कृति दुनिया भर में उसका डंका बजता था। तो राष्ट्र निर्माण के लक्ष्यों को हासिल करने में विपक्ष की कोशिश है कि जाति को अवरोध के रूप में खड़ा कर दिया जाए, कि जो राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं, राष्ट्र निर्माण का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, उनको पहले जाति से लड़ना पड़े। ये करने की कोशिश हो रही है और इस कोशिश को लगातार नाकाम करने की कोशिश हो रही है। इस कोशिश को लगातार असफल बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारों की ओर से हो रही है और इसमें उनको भले ही बहुत बड़ी सफलता न मिली हो, लेकिन सफलता मिल रही है। ये जो हाल ही में लोकसभा चुनाव के बाद खास तौर से जो चुनाव हुए हैं, बल्कि आप कहें तो 2014 से जो चुनाव हुए हैं, उनसे इसका संकेत मिलता है और आने वाले दिनों में इससे बड़ा संकेत और संदेश मिलेगा। इसलिए कहता हूं कि बिहार विधानसभा के चुनाव के नतीजे एक नया रास्ता दिखाएंगे, एक नए मार्ग की ओर देश को प्रशस्त करने वाले होंगे। तो जाति को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने, जाति को केंद्रीय मुद्दा बनाने वालों की हार होना तय दिखाई दे रही है। उसकी वजह यह नहीं कि लोगों के मन से जाति निकल गई है, वो अभी इतनी जल्दी निकलने वाली भी नहीं है, लेकिन वो इस बात को समझ रहे हैं या इस बात की समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर जाति ने, उससे पहले की बात छोड़ दें, आज़ादी के बाद की बात करें, 1947 से अब तक दिया क्या है और जाति का ध्यान रखे बिना जो विकास हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो योजनाएं बन रही हैं, उनसे क्या मिल रहा है। उनके सामने चुनाव के लिए दो प्रैक्टिकल उदाहरण सामने हैं। एक केवल जाति का झुनझुना बजाकर उनको चुप करा देना और दूसरा उनके जीवन स्तर को सुधार कर उनको प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाना। और उनको समझ में आ रहा है कि उनका हित किधर है। इसलिए आप ये जो परिवर्तन देख रहे हैं और ये परिवर्तन की गति आने वाले समय में और तेज होने वाली है। सरकार की जिस तरह की योजनाएं बन रही हैं, लोगों को जिस तरह से लाभ पहुंचाया जा रहा है, उनके जीवन स्तर को जिस तरह से बदला जा रहा है, चाहे वो आर्थिक मोर्चा हो, सामाजिक मोर्चा हो या फिर हमारी रक्षा तैयारी का मुद्दा हो, राष्ट्रीय गर्व का मुद्दा हो, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने का मुद्दा हो, इन सब मोर्चों पर सरकार की जो सफलता है वो जाति के इस आग्रह को या जाति को अवरोध के रूप में जो खड़ा करने की कोशिश करने वाली ताकतें हैं, उनको करारा जवाब दे रहा है और आने वाले समय में उनके लिए निराशा के ही पल आने वाले हैं। जब इनको लगता है कि जाति का इनका जो कार्ड है, जो मुद्दा है, जो अवरोधक है, वो काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो विदेश चले जाते हैं, वहाँ से फिर जनतंत्र का मुद्दा उठाते हैं, वो भी नहीं चलता है। बिहार में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स को लेकर कितना हल्ला मचाया गया, बस सारी चुनाव व्यवस्था खत्म हो गई, चरमरा गई, निष्पक्ष चुनाव ही नहीं रह गए। 30 सितंबर आखिरी तारीख थी फाइनल इलेक्टोरल रोल्स के प्रकाशन की। आज जब हम आप बात कर रहे हैं तो 6 अक्टूबर हो गया। एक राजनीतिक दल एक भी शिकायत लेकर सामने नहीं आया है कि क्या इसमें गड़बड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई अभी नहीं हो रही है, होगी अभी इस मुद्दे पर। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आया है, इसलिए सुनवाई तो होनी ही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी ये समझ में आ रहा था कि ये मुद्दा क्यों खड़ा किया जा रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई। तो जाति के सहारे जो लोग खड़े हैं उनको आने वाले समय में राजनीतिक रूप से मैं बात कर रहा हूं, बड़ी निराशा होने वाली है। और जब मैं जाति की बात कर रहा हूं तो मैं केवल उसको सामाजिक आधार पर नहीं, केवल राजनीतिक आधार पर बात कर रहा हूं कि राजनीति से जाति जाएगी तो देश का विकास तेज होगा। चुनाव का फैसला अगर जाति के आधार पर नहीं होगा तो देश का विकास तेजी से होगा, क्योंकि बिना जातीय आग्रह के या कई मामलों में दुराग्रह के, इसके बिना अगर चुनाव का नतीजा आएगा, सरकारें बनेंगी, तो आप मान कर चलिए कि वो ज़्यादा बेहतर काम करेंगी जो इस समय हो रहा है।
आप तुलना कर लीजिए इन 11 सालों की और उससे पहले के 11 सालों की। लोगों को क्या मिला, जाति के नाम पर उनको क्या फायदा मिला, कौन सा लाभ मिला, और बिना जाति की बात किए आज क्या मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता और सरकारें हों, वो जाति के मुद्दे पर विपक्ष के आक्रमण से बिल्कुल विचलित नहीं है। उनको मालूम है कि आखिर में लोगों को समझ में आएगा कि उनका भला किस तरफ है, उनका लाभ किस तरफ है, उनके बच्चों का भविष्य किस तरफ है, उनका वर्तमान सुधरने का रास्ता किधर से जाता है। इसलिए इस संघर्ष में कौन जीतेगा ये पहले से तय है। सिर्फ ये तय होना बाकी है कि कितना समय लगेगा। बहुत ज़्यादा समय लगेगा तो उतना लाभ शायद दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर ये प्रक्रिया तेज होती है तो उसका लाभ बहुत जल्दी दिखाई देगा। देश का विकास बहुत तेजी से होगा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की प्रतिष्ठा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी। ये फैसला हमारे हाथ में है। हम राजनीति से, खासतौर से चुनावी राजनीति से में जाति का कितना असर होते देखना चाहते हैं, इससे ही तय होगा आगे का मार्ग। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।